तो पहली एक चीज़, एक तो हमारी, और ये क्या है, ये दोनों चीज़ें जो है हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें करना पड़ता है, हमें प्रॉपर जस्टिस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन इसमें देखो आप टाइम कितना निकलता है। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हुआ, बड़ी उसके साथ जिस पर्सन के खिलाफ फैसला आया है उसके पास एक अधिकार है कि वो अपील कर सकता है। और भाई जब बात जान की हो तो भाई इंसान अपनी पूरी प्रॉपर्टी लुटा कर भी अपील करने में भलाई समझता है कि पता है कि भाई क्या करना है इस प्रॉपर्टी का, जो ज़िंदगी नहीं रहेगी, तो वो अपील कर रहा है। फिर अपील हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में लंबा चला, फिर हाई कोर्ट क्या करे, क्वेश्चन ऑफ लॉ देखेगा। अब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे चेक करेगा तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखेगा। फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला, सुप्रीम कोर्ट कब तारीख देगा उसका भी पता नहीं है। और जब तारीख मिल भी जाएगी तो 137 तारीख मिल भी जाएगी तो फैसले में इस वक्त, और फैसला हो भी गया तो उसके बाद क्या 137 आपको पावर देता है किसके बारे में, रिव्यू पेटिशन के लिए, आप रिव्यू कर सकते हैं। तो निर्भया के वाले केस में यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद इन्होंने रिव्यू पेटिशन करवाया। और रिव्यू करवाने के बाद इन्होंने क्या किया, रिव्यू करवाने के बाद इन्होंने जो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है, क्योंकि आखिरी पावर्स आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ऑफ पावर मतलब कि प्रेसिडेंट के पास है, जिसे हम पार्डनिंग पावर्स कहते हैं, सजा क्या कहते हैं, क्षमादान की याचना। और क्षमादान की याचना के लिए वो, अब प्रेसिडेंट उस टाइम पे बाहर के दौरे पे थे, शायद मेरे हिसाब से वेस्ट एशिया के दौरे पे थे, रामनाथ कोविंद। उनका इंतजार करते 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 जो है फाइनली द टाइम केम इन 2020, और रामनाथ कोविंद ने फिर कहा कि नहीं। फिर रामनाथ कोविंद के आने के बाद जो है वहाँ पर जब फैसला हो गया तो उसके बाद भी जो है उस पर्टिकुलर टाइम को जो है मैनेज करने में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, कभी किस प्रॉब्लम की वजह से लंबित होता गया 8 साल लग गए। 8 साल के बाद जो है फाइनली निर्भया के दोषी को सज़ा मिली। ये हमारा जस्टिस सिस्टम है, क्योंकि हम जिस चीज़ को बचाने निकल जाते हैं कभी कभी हमारी वो कमियां हो जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के एक आला जज की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर कानून जो बनते हैं, कानून का यूज़ कम होता है, मिसयूज ज़्यादा हो जाता है। हम लोगों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखी, हमने सोचा कि क्राइम इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बल्कि सोसाइटी के खिलाफ है, हमने इसीलिए उसको ज़्यादा डिटेल में लिया। तो उसकी वजह से जो है केसेस लंबित हो गए, केसेस पेंडिंग हो गए, केसेस की संख्या बढ़ गई। और कभी कभी ऐसा हुआ कि भाई जैसे एक लॉ में एक लाइन और कही जाती है, मेरे को इसी से याद आ गया कि जस्टिस डिनायल ए जस्टिस डिलेड, जब देर से मिला हुआ इंसाफ जो है इंसाफ ना मिलने के बराबर है। ये भी एक हकीकत है। ये सब क्यों है, इसी वजह से। और ऐसे में बिल्किस बानो का केस बिल्कुल अलग है कि उस महिला ने अपनी ज़िंदगी के 6-7 साल पहले तो अपनी ज़िंदगी की अस्मिता को उसने क्या कहते हैं मतलब कि अपनी आँखों के आगे मरते हुए देख ही लिया। जब बलात्कार जैसी घटना को उसने सहा है तो पहले उस लड़की की अस्मिता ख़त्म हो चुकी है, पहले ही जो है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपने आप में मतलब कि ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद इंसाफ मिलने में उसको जो 5-6 साल लगा, उसका जो मेंटल टॉर्चर और ट्रॉमा जो उसने फेस किया वो एक अलग। और उसके बाद जब उसे इंसाफ मिला उसको लगा कि चलो ठीक है कि मतलब मैंने उन सारे गुनहगारों को जो है जेल की सलाखों के पीछे धकेल कर ही दम लिया, सांसें ली। लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रेसिडेंट जो है उनकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं। तो अभी आपने देखा कि अभी नई प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू हमारी जब आई तो 15 अगस्त को जो हम 75वां जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, बिल्किस बानो को कि जो जितने भी अपराधी थे उन सारे अपराधियों को क्या कर दी, सज़ा माफ़ कर दी। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो कह रहे हैं कि 16 साल की सज़ा थी, 14 साल की सज़ा थी, 1 साल ही बचा था, अच्छे व्यवहार की वजह से उनको माफ़ किया गया। अच्छे व्यवहार वाला केस आप कह सकते हैं कि नो डाउट कि जो है वो देखा जाता है और देखा भी जाना चाहिए। जैसे संजय दत्त के साथ हुआ, बाकी जगह पे हुआ, मैं उसमें कभी खिलाफ नहीं गया, मैंने कहा सही है। अगर एक इंसान सिविलाइज तरीके से रहने के लिए तैयार है, जो कुछ भी है तो करना चाहिए। लेकिन रेप जैसे केस के अंदर आप सज़ा माफ़ भी कर देते हैं ना तो उसमें भी दिल दुखता है। ठीक है, आप चाहे कितना भी समझा ले, कितना भी कह ले कि उसके अंदर एक आत्मीय परिवर्तन हो चुका है, उसके अंदर मानवीय परिवर्तन हो चुका है, लेकिन आप बिल्किस बानो को समझाने में कामयाब जिस दिन हो जाएंगे तो समझ लेना कि आपने मुझे भी समझा लिया। रेप के पीड़िता को नहीं समझा सकते आप। उस इंसान ने कह दिया कि मेरा इस दुनिया से ही भरोसा उठ गया, मुझे न्याय व्यवस्था से मेरा भरोसा उठ गया, मैं किसी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। अब सोचो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब थोड़ा सा इस मैटर में थोड़ा पर्सनलाइज होकर सोचो, फिर आपको पता चलेगा कि यार वाकई में ये चीज़ कितनी वो है। इसमें द्रौपदी मुर्मू का क्या कहते हैं कोई दोष नहीं है। सी हैज़ रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
क्योंकि ऑर्डर जहाँ से दिया गया वो चीज़ें देखिए आप कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है। हालांकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए था कि वाकई में जो है मतलब ये बनते हैं, इनको छोड़ना बनता है ऐसे ही, दैट इज़। अब इस तरह की चीज़ें हैं तो, और ऐसा इससे पहले प्रतिभा पाटिल के केस में भी हुआ। प्रतिभा पाटिल के टाइम पे भी हमने देखा था कि 35 लोगों को रिहा कर दिया गया था, उसमें भी कई सारे रैपिस्ट थे। उस टाइम पे तो सबने क्या कहते शोर मचाया कि भाई ये क्या तरीका होता है, रेप पीड़िता को के जो बलात्कारी थे उनको भी क्या कहते सज़ा माफ़ कर दी, उनकी सज़ा माफ़ नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट बिल्किस बानो का केस है। आप देखना, इसके बारे में सर्च करना। मेरी तरफ से मतलब मुझे मतलब क्या कहते हैं उसमें करना, आप खुद गूगल पे जाके सर्च करें। आप इस पर्टिकुलर वीडियो के भरोसे ना समझे इस केस को, बल्कि आप गूगल पे जाए, चेक करें कि ये केस क्या है, आप इसके बारे में स्टडी करें, देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। और यहाँ जाकर इन सब चीज़ों की वजह से बीजेपी थोड़ा सा यहाँ पर जाके जो है थोड़ा टिल्टेड होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ डिसीजन बहुत अच्छे हैं बीजेपी के। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा हो एक महिला के साथ बदतमीजी करते हुए, पता नहीं नोएडा या गुड़गांव के अंदर कोई केस हुआ था जिसके अंदर बदतमीजी कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, उसका घर गिरा दिया योगी जी ने। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा किया। लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान जो माँ बहन की गालियाँ कर रहे हैं एक औरत के साथ, और उस औरत की हिम्मत देखो कि वो टस से मस नहीं हुई, वो खड़ी रह गई उसके सामने। पता नहीं कौन सीकड़े या पता नहीं क्या शेखावत कोई नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो कुछ भी आपको याद होगा तो आप गूगल कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रा, ठीक है। तो एक तो उसकी हिम्मत लेडीज़ की, ऊपर से योगी जी का फैसला बहुत अच्छा कि ऐसे जगहों पे बुलडोजर चलाना बनता भी है, ठीक है, ऐसे लोगों का तो घर तोड़ना बनता भी है। और चलो यहाँ तक ठीक था। अब बाकी बीजेपी के लीडर्स, बाकी बीजेपी के नेता, बाकी बीजेपी के सपोर्टर्स आकर उसे सपोर्ट दे रहे हैं। अरे यार क्यों इज्जत घटा रहे हो अपनी यार? खाली भी उस इंसान को सपोर्ट दे रहे हो जिस इंसान ने किसी महिला के साथ गाली गलौज की, कुछ किया। कम से कम ये तो है कि चलो ठीक है, कम से कम ये नहीं कह रहे कि तुम मतलब कि बिल्कुल ही हमारे फेवर में आ जाओ, साइलेंट ही रह लो, मत दो ऐसे लोगों को सपोर्ट। अगर सोचो उस महिला की जगह पे अगर तुम्हारी घर की कोई महिला होती है, उसके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहा होता, तो आप उसको बर्दाश्त करते क्या? और आप उसमें भी सपोर्ट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो आपकी पार्टी का है। अरे यार पार्टी इतनी बड़ी हो गई क्या? पार्टी जो है हमारे आपस के रिश्तों से बड़ी हो गई, इस देश से बड़ा हो गया। एक राजस्थान के अंदर एक दलित को मारा, अभी एक दलित बच्चे को मार दिया, इतना मार दिया कि वो मर ही गया। ऐसी चीज़ों से यहाँ पे तो गहलोत सरकार को जो है डायरेक्ट आंसर देना चाहिए यहाँ पे कि भाई आप क्या कर क्या रहे हैं सरकार के अंदर? पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है। यहाँ पे राजस्थान में आपको जवाब देना चाहिए इस मैटर के अंदर। और अगर ऐसे लोग किसी बड़ी जाति से भी आते हैं ना, जैसे हम ठाकुर हैं, मतलब कि हम ब्राह्मण से आते हैं, आई बिलोंग टू ब्राह्मण कम्युनिटी, तो मैं पर्सनली इस बात को लेके बड़ा जो है डिसअपॉइंटेड फील करता हूँ कि यार हम जैसे लोगों को भी बदनाम कर रहा है। बताओ यार, ये हम जैसे लोगों का भी नाम खराब कर रहा है। ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई, ऐसे ब्राह्मण्स नहीं है, ठीक है ना। ब्राह्मण्स बड़ी क्या कहते हैं, मतलब कि जो है एक नॉलेजेबल, एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी मानी जाती है देश के अंदर, बहुत समझदार लोग माने जाते हैं। ऐसे लोगों की वजह से बदनाम हो रहे हैं हम। झूठे क्या कहते हैं, मतलब कि जो ब्राह्मणवाद और क्या कहते हैं झूठे क्या कहते हैं, तुम्हारा जो है एक अपना चरित्र बड़ा दिखाने के चक्कर में जो है ये हम जैसे लोगों को भी बदनाम करते हैं, जो सही मायने में जो है शिक्षा से या ज्ञान से जो है समाज की एक जो है आपकी शैक्षिक उन्नति की तरफ जो है समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी बदनाम करने का काम ये लोग करने लगे। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है शांत नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ तो खुलकर बात करनी चाहिए आपको। और ऊपर से तुम टीचर हो के बता बच्चे को ऐसे कूट रहे हो, आप कुंफू की तरह मार रहे हो उसको यार, साउथ इंडिया की मूवी की तरह क्या कहते हैं लपेट लपेट के मारा है छोटे से बच्चे को। इतना छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा था वो, उसकी मैंने वीडियो देख रहा था, डांस की एक वीडियो थी, इतनी प्यारी वीडियो लग रही थी, इतना बढ़िया डांस कर रहा था वो बच्चा। वो छोटे से बच्चे को बताओ यार, ऐसे लोगों को माफ़ करके भी माफ़ नहीं करना चाहिए, इनको डायरेक्टली अंदर रखो जो कुछ भी है। आप इससे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि आपने गलती से, इससे आपकी मानसिकता झलक जाती है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब कि जो है यहाँ पे देखो लॉ एंड ऑर्डर से भी ऊपर मैं हमेशा मान के चला हूँ जस्टिस को। लॉ ऑर्डर इनसे ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो दैट इज जस्टिस। अब अगर आप जस्टिस ही एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, खासकर जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा यार हमारे इस चैप्टर को पढ़ने का? क्या ही समझ पाएंगे हम, क्या सीख पाएंगे अगर हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है? फ़ायदा क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का?
क्या करना फिर हमें ऐसे रिव्यू पिटीशन के आर्टिकल्स का, जब इस रिव्यू पिटीशन की वजह से एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी को जो है इंसाफ नहीं मिल पाता। आर्टिकल 138, खैर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 138 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एरिया चाहे तो हम इनलार्ज कर सकते हैं, इनलार्जमेंट कर सकते हैं हम। किसके बारे में? इनलार्जमेंट जो है, हम आपका सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को जो है इनलार्ज किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो आपका जुरिस्डिक्शन है उसको इनलार्ज कर सकते हैं हम लोग एज पर आर्टिकल 138। सुप्रीम कोर्ट मान लो कि जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस है 131, इसके अंदर दो चीज़ें देख रहा है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन मतलब कि मुद्दे देख रहा है, या स्टेट और क्या कहते हैं आपके स्टेट के मुद्दे देख रहा है। कल को मान लो सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मुकदमे हैं वो सारे हम झेलेंगे, मतलब हम देखेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को चलाएगा, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मसले हाथ से गया सारा केस, सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ऐसा अगर पार्लियामेंट चाहे तो कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, सो उसके बाद आपका आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 क्या कहता है यार? आर्टिकल 139 मेरे हिसाब से रिट की बात करता है। आर्टिकल 139 जो आपका रिट की बात करता है, ठीक है, रिट्स के ऊपर जो है मतलब कि आपका सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रिट के अंदर जो है और भी रिटें को साइन कर सकता है। जैसे कह रहा है कि आपका कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू द सर्टन रिट्स। तो कह रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है, जो आर्टिकल 32 में इशू किए गए रिट्स होते हैं ना, उन रिट के अलावा अलग से भी कोई रिट इशू करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे मान लो कि रिट इशू किया जाता है हैबियस कॉर्पस का, कि 24 घंटे में बॉडी को रिप्रेजेंट करो, कहाँ पर प्रेजेंट करो, कहाँ पर कोर्ट के अंदर। या आप देखेंगे मैंडेमस का है, किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को, डिपार्टमेंट को, बॉडी को हमने कहा कि भाई इस पर्टिकुलर कानून का पालन कर, मानने से तो हो सकता है। क्यू वारंटो में हमने कह दिया। ऐसे जो रिट होते हैं उसमें कोई और नया रिट लेके आए हम लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कोई भी नया रेट, जैसे एग्जांपल के लिए कौन सा रेट लेके आएगा सुप्रीम कोर्ट? अगर कोई मान लो नए तरह का रेट लेके आता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कि भाई हॉस्पिटल्स के अंदर लेके आ गए कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है आपका, जैसे अभी हाल ही में कि भाई एक्सीडेंटल केसेस दिल्ली में तो अच्छा हुआ है, मैं आपको ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई केस हो जाता है, मतलब कि जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, और एक्सीडेंट अगर होता है तो एक्सीडेंट के मैटर के अंदर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें रिट इशू करता है कि एक्सीडेंट के केसेस के अंदर जो एक्सीडेंट में किसी इंसान को बचा के हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है उस इंसान के प्रति कोई केस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं होने वाला। इसका रिट इशू कर दिया किसके ऊपर? हॉस्पिटल्स के ऊपर। हॉस्पिटल को चाहे तो वो ये रिट इशू कर सकता है। जब मान लो कि किसी इंसान की क्रिटिकल सिचुएशंस है, उस क्रिटिकल सिचुएशंस के कोई पैरामीटर्स बना दिया कि इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर, इन केसेस के अंदर जो है आप डायरेक्ट एडमिट लेंगे, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैटर्स को आप बाद में देखेंगे या इनको बाद में पार्लियामेंट डिसाइड करेगा या यूनियन डिसाइड करेगा, ऐसा कोई भी कानून। हालांकि ये सब चीज़ें इंडिया के लेवल पे भी है, मतलब कि ये जो आपका है कि आप जो है जो एक्सीडेंट को बचाकर, एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसको बचाकर अगर हॉस्पिटल में ले जाता है तो पहले उससे इंक्वायरी नहीं होती कि भाई थाने पुलिस से इंक्वायरी नहीं होती। जैसे पहले फिल्मों में दिखाते थे कि पहले आप जो है थाने से क्या कहते हैं, भाई गोली लगी हुई है तो गोली लगी हुई है तो पहले थाने से आपको क्या करवाना पड़ेगा? अप्रूव करवाना पड़ेगा, तभी जाके उसके ऊपर ऑपरेशन होगा। ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, पहले इलाज, उसके बाद जो है बाकी सारे क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज़ जो करनी होती है, या लाइन में लगना है, ठीक है ना, हॉस्पिटल में भी लाइन में लगना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती नहीं। इमरजेंसी केस के अंदर डायरेक्टली क्या कहते हैं आप जो ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए। तो ये ऐसा कोई रिट है। हालांकि इंडिया लेवल पे भी मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, बट उतना बारीकी से फॉलो नहीं होता जितना कि दिल्ली में होने लग गया है अब। कि दिल्ली के अंदर बेसिकली क्या है कि ये इसके ऊपर इनाम रख दिया गया है कि जो लेकर आएगा, ठीक है, उसको बाकायदा 1 लाख रुपए तक की फैसिलिटीज़ भी क्या कहते हैं मतलब कि जो है शायद मेरे हिसाब से केजरीवाल सरकार दे रही है। ये एक अच्छी फैसिलिटी है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट वाला देश है, और ऐसे क्या कहते हैं कंडीशन के अंदर जाहिर सी बात है हमें ये चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 138 जो है वो आपका इनलार्जमेंट की 139 के अंदर कोई भी रिट अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है कि हम ये रिट लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे के अंदर आर्टिकल 140 के अंदर जो है आपका आर्टिकल 140 क्या कहता है? आर्टिकल 140 कहता है कि भाई कोई भी और इसके अलावा एंसिलियरी पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की कोई एंसिलियरी का मतलब होता है सब्सिडरी या कोई दूसरी मतलब और जो पावर्स है, जितनी पावर्स है उसके अलावा भी। तो बता रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट को और भी पावर्स दे सकता है। दिस इज आर्टिकल 140, ठीक है जी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी हो रही है। ज़्यादा नहीं, अब 6-7 आर्टिकल रह गए, 10-11 आर्टिकल के बाद तो ये चैप्टर ही खत्म है। तो मैं एक बार चैप्टर ही खत्म करके आज मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि ये प्लस CAG का चैप्टर भी खत्म है और आपका यूनियन पूरा खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। और आज ही ख़त्म करके ही मानेंगे जी, आज ख़त्म ही करना है इसे।
मैं और डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि आप लोग, एक तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, और दूसरा ये है कि आपको मैं पूरा आर्टिकल बता दूंगा ना, इससे भी आपकी बहुत अच्छी थ्योरी बन जाएगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी क्या कहते हैं चैप्टर पे जो है, अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड क्लास होनी चाहिए, तो मैं डिटेल्ड क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। ऑफलाइन में तो मैं और ज़्यादा डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस होती है तो काफ़ी डिटेल में बातें होती है, हर पहलू में बात होती है। हालांकि बात मैं यहाँ भी सारे पहलुओं पर कर ही रहा हूँ, लेकिन टाइम बचा बचा कर करना पड़ेगा भाई, ये यूट्यूब है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या कह रखा है कि यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट, जैसे क्या कहते हैं आपका जो बाइंडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो दिया हुआ कोई भी जो फैसला है, जजमेंट है, वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। सारे ही कोर्ट है जो इंडिया के उसके अंदर। क्या कह रहा है आर्टिकल 141, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स, ठीक है ना। अरे एक आर्टिकल मुझे लग रहा है कि बीच में छूट गया, आर्टिकल 139 का ए छूट गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे को, उसका तो अभी लेटेस्ट में एग्जाम्पल है। तो कह रहा है कि ऑर्डर पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग, बाइंडिंग होगा किसके ऊपर, जितने भी देश में हाई कोर्ट्स हैं। ले ये सारी बात कर दी, कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट क्या, जितने भी कोर्ट्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, जो क्या कहते हैं जितने भी कोर्ट्स हैं, इसमें लैंग्वेज में हाई कोर्ट लिखा है, क्या लिखा है, चेक कर लूँ। हाँ, सारे कोर्ट्स। तो मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो क्या होता है, पूरे देश पे जो है वो एक साथ लागू हो जाता है, पूरे देश पे जो एक साथ लागू हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे रहा है, और मान लो कि जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि रात के 10 बजे के बाद जो है हिंदुस्तान में कहीं पे भी है डीजे नहीं बजेंगे। मान लो एक लॉ अलग से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान लो ऐसे ही मान लो ना, मेरा एग्जांपल के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई 10 बजे के बाद जो है हम इंडिया के अंदर कहीं भी डीजे नहीं बजने देंगे। अब वही हाई कोर्ट ने किसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या किसी मान लो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि रात के 11 बजे लास्ट है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 10 बजे, वो कह रहा है 11 बजे। अब एक ही पटे देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इंडिया है, गुवाहाटी के पास वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है जो उनके पास है। ये मान लो कोलकाता हाईकोर्ट ने कह दिया, तो कोलकाता हाईकोर्ट का जो फैसला है वो क्या पश्चिम बंगाल में लागू होगा, बाकी स्टेट के हाईकोर्ट उसे रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे। तो आप सोचो कि वहाँ पर उसने फैसला दे दिया कि 11 बजे रात में कोलकाता हाईकोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 10 बजे, तो दोनों के बीच कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यार अजीब है यार, मेरी तुम इज्जत ही खराब कर रहे हो, मेरे फैसले का तुम मतलब मेरे फैसले को बाईपास कर दोगे तो फिर मेरी वैल्यू क्या रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रहा है वही मान्य होगा, और वो सबके सब कोर्ट को मान्य होगा। तो कोई भी कोर्ट अगर फैसला दे रहा है तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जरूर चेक कर लेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर आप फैसला नहीं दे सकते, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट विल रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर जजमेंट। सो दिस इज ऑल कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी ऑर्डर क्या होगा वो पूरे देश के लिए मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, मतलब क्या कहते हैं। और इसके बारे में एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 142, दोनों को साथ में पढ़ो आप। आर्टिकल 142 क्या कहता है, आर्टिकल 142 कहता है कि जो भी ऑर्डर पास करेगा या डिग्री ज़्यादा कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि ऑर्डर क्रिमिनल केसेस में दिया जाता है, और डिग्री जो है आपका सिविल केसेस के अंदर जो है दिया जाता है। डिग्री जो को आपको जो जैसे आपने को कहीं से किसी से इंसान से पैसे लेने थे और आपने कोर्ट में केस किया, आपको 1 लाख रुपए लेने थे, बात तय हो गई कि 80,000 रुपये मिलेंगे, सब कुछ तय हो गया, आपको मिल गया। तो 80,000 रुपये कैसे मिलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक आपका रिटर्न ऐसे ही एक पर्चा तैयार करेगा, एक आपका डिग्री, इसको ही कहते हैं डिग्री, जैसे A4 शीट टाइप की होती है ना, इसको ही कहते हैं डिग्री। तो ये डिग्री में लिखा होगा कि 100 पर्सन को 100 पर्सन जो है इतना पैसा देगा, और नीचे जो है वो आपका साइन होगा किसका, आपका जज जो होंगे दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के। तो इसे डिग्री कहते हैं। यही ऑर्डर भी होता है, इसी तरह से ऑर्डर भी होता है, इसी तरह डिग्री होता है। ऑर्डर बस कहते हैं जहाँ तक क्रिमिनल केसेस में दिया जाता है, और डिग्री जो है आपका सिविल केसेस में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सीआरपीसी में जाएंगे तो सीआरपीसी कुछ और भी कहानियाँ बताता है ऑर्डर के मामले में, वो कुछ सिविल केसेस में भी क्या कहते हैं आपका ऑर्डर पास करता है। जैसे आप देखेंगे आपकी आर्टिकल सेक्शन 144 है, धारा 144 लगा देते कई बार कई जिलों के अंदर। तो धारा 144 जो लगती है वो सीआरपीसी का क्या कहते हैं आपका सेक्शन है, लेकिन वो किसी जरूरी नहीं है कि सीआरपीसी अगर धारा 144 लगी है तो वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, इसी वजह से सिविल मैटर में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, वो डिटेल कहानी है, बस फिलहाल आप यहाँ पे इस मैटर को पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर और डिग्री अगर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो वो भी क्या होगा, बाइंडिंग होगा। किस पे, सारे कोर्ट्स के ऊपर, जितने भी कोर्ट्स हैं। एक बार दोबारा चेक कर लूँ कि हाई कोर्ट लैंग्वेज में तो नहीं है। तो जितने भी कोर्ट्स हैं आपके, उन सारे के सारे कोर्ट्स के ऊपर क्या होगा, आपका जो है बाइंडिंग होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो भी ऑर्डर और डिग्री जो पास कर रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट, वो सारा का सारा क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा पूरे
देश के सारे कोर्ट के ऊपर। तो बस हो गया क्लियर। जो भी है आपका जो ऊपर वाला है वो भी क्या कहते हैं, मतलब कि आपका ऑर्डर पास होगा और ये इन्फोर्समेंट होगा। मान लो ये डिग्री लेके गए, ये डिग्री लेकर गए और ये डिग्री लेकर गए, तो ये डिग्री जो है आपका फॉर एग्जांपल मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपका आर्टिकल 142 क्या कहता है, इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब कि कोर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगा कि पूरे अथॉरिटी के लिए कह लो, कोई भी अथॉरिटी है। अब जैसे मान लो कि पर्टिकुलर क्या कहते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और किसी पर्सन से कहा कि 100 पर्सन से कहा कि भाई इतना पैसा लेके आ, वो पैसा दे नहीं रहा। अब वो पैसा दे नहीं रहा तो वो थाने में चला गया, उसने थाने में जाके बोला कि सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस पर्टिकुलर ए को मुझे जो है 1 लाख रुपए देने हैं, जो कि वो दे नहीं रहा। और अगर वो दे नहीं रहा तो थाना ये नहीं कह सकता कि ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट का पर्चा है, मैं नहीं मानती, से भग यहाँ से, जो कुछ भी है। अगर ऐसा कह दिया तो आर्टिकल 142 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट खींच लेगा उस पर्टिकुलर थाने के इंचार्ज को या जो भी वो पर्सन है। हो सकता है कि उसकी वर्दी खा जाए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, कोर्ट का फैसला, भाई आप कैसे इनकार कर सकते हैं। कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट अच्छा को खींच लेता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट। समझो, हम डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ हर फैसला क्या है, वो मान्य रहेगा और सब मानेंगे। ये बता रखा है ऊपर वाला 141 बता रखा है सारे कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट इस बात को मान के चले। और नीचे वाला ऑर्डर और डिग्री है वो हर अथॉरिटी डिपार्टमेंट बॉडी के लिए है कि मान लो कि अगर जैसे कहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई 100 पर्सन का जो है लाइसेंस नहीं बन रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लो ये फैसला दे दिया, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, हालांकि ऐसे केसेस को एंटरटेन नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई इस पर्सन का जो है लाइसेंस क्यों नहीं बना रहे, लाइसेंस बनवाओ इस बंदे का। और वो डिपार्टमेंट मना कर रहा है कि नहीं हम तो नहीं बनाएंगे लाइसेंस, जिसको बुलाना है बुला ले। तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हें बुलाएगा, तुम्हें बुला लेगा अंदर, और बुला लेगा अंदर नहीं बल्कि तुम्हारी नौकरी खा जाएगा। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ हर फैसला जो है, ऑर्डर जो है और डिग्री जो है, वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है किसी भी अथॉरिटी के ऊपर इंडिया में जो है। इससे बड़ा कोर्ट ही नहीं है कोई। पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो गई। अब पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ जाता है सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने के लिए। समझ आई बात। आर्टिकल 142 है ये। आर्टिकल 143 में क्या बता रहेगा, आर्टिकल 143 में बता रहेगा कि प्रेसिडेंट चाहे तो क्या ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। किससे, आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। तो चीफ जस्टिस से एडवाइस लेते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। किससे लेते हैं, सीजीआई से। भाई कभी कभी हो सकता है ना कुछ कानूनी मसले ना समझ में आते हो, प्रेसिडेंट इतने थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़े लिखे होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। द्रौपदी मुर्मू हमारी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि द्रौपदी मुर्मू बहुत पढ़ी लिखी, मतलब कि पढ़ी लिखी नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, राइट। द्रौपदी मुर्मू टीचर थी हालांकि, ठीक है, मगर एक होता है कि भाई सीजीआई जो है वो जितना कानून का जानकार है शायद उतना तो जानकार नहीं है द्रौपदी मुर्मू। तो मेरे सेंस को समझना, कभी मेरे को सेंसलेस समझ लो तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो है, तो ऐसा हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू कानून के बारे में उतना बेहतर नहीं समझ रखती हो। तो हो सकता है कि भाई अगर ऐसा है तो वो जो है बार बार जाकर सीजीआई से कह सकती है, जाकर क्या वो बस एक एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे कि जाओ भाई, नोटिफाई कर देंगे किसी एक पर्सन को कि यार, नोटिफाई क्या करेंगे, किसी एक पर्सन को ऑर्डर कर देंगे कि यार जाओ सीजीआई से थोड़ा सा क्या कहते हैं जो है ये मसला पूछ के आओ, हो जाएगा, वो अपने फैसला दे देंगे, पर्सनली बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के प्रेसिडेंट चाहे तो एडवाइस ले सकते हैं, किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। कोई अगर कानूनी मसला ना समझ में आ रहा हो, हुआ था, कई बार हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जो 3 जजेस का केस हुआ था लास्ट लेसन, मैंने आपको बताया था 1998 के अंदर। KR नारायण ने उस टाइम के चीफ जस्टिस से पूछा था, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से जानते हैं, स्पेशल रेफरेंस। आप देखिए बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ ही नहीं आ रहा था कि हाँ यार, देश से बाहर की कोई प्रॉपर्टी है, टेरिटरी है, उसको तो एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन देश की टेरिटरी को किसी दूसरे देश को कैसे दे सकते हैं, ये तो है ही नहीं हमारे संविधान में। तो उस टाइम उन्होंने भी स्पेशल रेफरेंस का यूज़ किया था, इसी आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया था। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे चीफ जस्टिस जो थे उस टाइम पर, उन्होंने एडवाइस किया था कि मालिक आप टेंशन मत ले, दे सकते हैं, नहीं होगा तो हम ऑर्डर इशू करवा देंगे। बाद में ऑर्डर इशू करवा दिया, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, आर्टिकल 143 साफ साफ आपको कहता है कि आप कर सकते हैं, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। आर्टिकल 144 क्या कहता है, आर्टिकल 144 कहता है कि जितने भी सिविल अथॉरिटीज़ हैं और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, जितने भी सिविल और जुडिशियल जो हमारे सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ।
ऐसा नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है और वो कुछ और करके चल रहे हैं, ना ना ना, सुप्रीम कोर्ट के परे नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ऐड करना, एडवाइस करना सुप्रीम कोर्ट को कि और बेहतर तरीके से जुडिशियल सिस्टम कैसे लागू हो सकता है देश में, कैसे हम इंसाफ जो है वो घर घर और हर तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आप एडवाइस कीजिए। ये आर्टिकल 144 कहता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से देख के चलेंगे इसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 कुछ खास नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल्स होते हैं, और जाहिर सी बात है उन सारे रूल्स के बारे में जो है भाई बताना, समझाना, जो कुछ भी है, ये सारा का सारा जो है आपका आर्टिकल 145 में, इसमें कुछ खास नहीं है। आर्टिकल 146 कहता है जितने भी ऑफिसर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उन सबका एक्सपेंस कौन उठाता है? सुप्रीम कोर्ट खुद ही उठाता है। मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया, मैं अभी बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं और क्या कहते हैं आपके जो सर्वेंट्स होते हैं, उन सबका एक्सपेंस कौन उठाती है? एक्सपेंस कौन उठाती है? आपका सुप्रीम कोर्ट खुद उठाता है। और आर्टिकल 147 पहले मैं इसको बता दूं, उसके बाद ये कुछ नहीं कहता, इंटरप्रिटेशन, कोई बात समझ में ना आई हो कोई चीज़, तो उसके लिए आप इंटरप्रिटेशन जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाले आर्टिकल में जाना, उसका मतलब बता रखा होगा डिटेल में, ये कुछ नहीं है। आर्टिकल 146 को समझो, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी सर्वेंट्स होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम जो होते हैं, उन सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर जो है आपका उस सबको कंडक्ट करना, प्लस जो लोग आए हैं उनको सैलरी देना, छुट्टियां देना, अलाउंसेस देना, रेम्यूनरेशन देना, प्लस उनका सारा खर्च जो कुछ भी है, सब कुछ कोर्ट खुद ही मेंटेन करता है। कोर्ट किसी की हेल्प नहीं लेता, कोर्ट सारी चीज़ें खुद ही मेंटेन करता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूँ, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि उसका एग्ज़ाम PCS भी लेता है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई है ही नहीं, इसमें कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब जब एग्ज़ाम जब लेजिस्लेचर नहीं लेता, एग्जीक्यूटिव नहीं लेता, अपॉइंट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर नहीं करता, जब रिमूवल जो है एग्जीक्यूटिव नहीं करता, तो क्यों डरेंगे एग्जीक्यूटिव से? इसीलिए देखेंगे आप कि जो वकील और जज लोग होते हैं वो पुलिस वालों से नहीं डरते। उनको पता है इनसे भिड़ गया तो करेंगे क्या मेरा, ये कौन सी मेरी नौकरी खा सकते हैं, ठीक है ना, समझ बात। ये किसी नेता से भिड़ते हैं, डरते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पता है ये क्या नौकरी खाएगा। हाँ, अनटिल उस नेता की बड़ी जान पहचान हो, बड़े भाई कोई बड़ा ही नेता है, अब कोई है केंद्र में सरकार मोदी जी की है और यूपी में योगी जी बैठे हैं बीजेपी से ही, अब आप योगी जी से भिड़ेंगे तो समझ रहे हैं ना, मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि फिर भी कोर्ट अपने आप को इंडिपेंडेंट ही रखता है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो दबाव और दबदबा तो रहता ही है ना सीएम का, जिस स्टेट में आप हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं अगर, तो दिस इज मतलब सुप्रीम कोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा मैटर क्या हो गया कि यहाँ पे जो है सारा का सारा हैंडल कौन कर रहा है? कोर्ट खुद कर रहा है, अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए, और ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है भाई? बेसिक स्ट्रक्चर है, द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जो है आपका लगभग मैंने आपको सारे के सारे आर्टिकल्स बता दिए। पहली क्लास में अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सारी चीज़ें बताई है। इस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको सारे आर्टिकल्स बता दिए, आर्टिकल्स सारे खत्म हो गए, ठीक है, एक भी आर्टिकल मैंने नहीं छोड़ा इसके अंदर, सारे आर्टिकल बता दिए। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना हो, कोई चीज़ अगर ना पता चली हो, तो मेरे को कमेंट में आप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एड्रेस कर दूंगा वो सारी चीज़ें। मेरा सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिटेल में बात करने का मन करता है, मगर जैसे ऑफलाइन में क्लास होती है तो कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लास चल जाती है अकेले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अच्छी खासी क्लास चली जाती है। ज़्यादा लंबे समय होता है तो फिर और ज़्यादा डिटेल में बात होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पर जितना मैंने आपको बताया, इससे आप किसी भी जो है मतलब कि एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक अच्छा नज़रिया बना सकते हैं। किसी दिन बाकी फुर्सत मिली तो डिटेल में मैं बात करूँगा ही करूँगा सुप्रीम कोर्ट के बाद। अभी हम तो धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ों की वीडियो लेके आ ही रहे। अभी यहाँ पर जो कुछ भी मैंने आपको बताया, पहले आप इसको अपने दिमाग में बैठा लें सही से। अब मैं अगली क्लास के अंदर आपसे बात करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के और कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, और वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करूँगा मैं। तो वो कंप्लीट होने के बाद आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप अब सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आई विश कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा आजकल क्या है कि हेल्थ इशू है, इसी वजह से वीडियो जो है थोड़ा सा डिले हो रही होगी, मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसलिए हम बदल रहे हैं और ज़रूरी भी है कभी कभी। बट उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार कंटिन्यू क्लास आपके पास आएगी, एंड तब तक के लिए आप लोग जो है बस देखते रहो वीडियो, रिवाइज करते रहो। जितना आगे बढ़ने से ज़्यादा बेटर होगा कि पीछे वाले को रिवाइज करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। यूपीएससी यही चाहता ही है आपसे,
कि आपके जो अगर आपके नस को भी काटा जाए ना तो उसमें से भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स गिरे, आपके ब्लड में से भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स निकल के आए, वो आपसे चाहता ही यही है। तो आई विश कि आप काम कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।